नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। पहला वीडियो आपके सामने आ चुका है जिसमें एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हमको एटम के बारे में पता चल गया था। हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि एटम की खोज डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने दिया था, बोला था एटम ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक छोटा सा अणु है जो कि ना तो कभी बन सकता है, ना तो कभी बिगड़ सकता है, और ये कभी भी ना तो पैदा हो सकता है, ना इसका विनाश हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने, सबसे छोटी इकाई एटम मानी गई थी। लेकिन उसके बाद जब इसके बाद ट्रांसफॉर्म हुआ था, मॉडर्न जब आया, थ्योरी आया, ये डाल्टन की थ्योरी में ये सब था। जब मॉडर्न थ्योरी आई तो उसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब इसकी खोज हो गई तब इसने, मतलब मॉडर्न थ्योरी ने इन सब बातों को खंडन किया। बोला एटम सबसे छोटा यूनिट नहीं है, सबसे छोटे यूनिट ये है, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम को तोड़ा भी जा सकता है, मरोड़ा भी जा सकता है, ये बन भी सकते हैं, विनाश भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे पार्टिकल हैं जो ना तो टूट सकते हैं, ना तो बन सकते हैं, ना तो बिगड़ सकते हैं। इनकी रचना हो चुकी थी। आइए आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी के आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैं इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप वो वीडियो जाके देखें, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमको बताएं। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा आगे, क्योंकि हम लोग को कोर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको जैसे पता चल गया है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग नवंबर या अक्टूबर के एंड तक एग्ज़ाम हो ही जाएंगे बीपीएससी के। बीपीएसआई के भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, दिख रहे हैं। नवंबर में सबके, एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक शायद हो जाए सबके एग्ज़ाम। तो टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत तब भी काफ़ी है, क्योंकि आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, साइंस का पूरा पार्ट पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आज का जो है हमारा है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक जो रिएक्शन होती है, रासायनिक रिएक्शन होती है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी दो एलिमेंट जिसकी खोज हुई थी, कोई भी दो एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, एक दूसरा कोई कंपाउंड बनाता है, यानी कि कंपाउंड बनाता है, मतलब मिश्र धातु बनाता है, मिश्रित बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जहाँ पे इसको, इस वाले पार्ट को बोलेंगे रिएक्टेंट और ये वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट। इस वाले तरफ को बोलेंगे रिएक्टेंट और उस तरफ वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो कभी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी एक रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट बना देता है। तो ऐसे ही इसी सब स्ट्रक्चर को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आइए हम बहुत आसान भाषाओं में आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से तरीकों से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। आपको जानना है कुछ चीज़ें, क्या क्या तरीके हैं। क्या तरीके हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा फर्ज करिए दो लड़के हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हुए हैं, उन दोनों में भिड़ंत होनी है तो कैसे हो सकता है। तो सबसे हीट को लेके गर्मा गर्मी हो जाती है भैया, दो लोगों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई तो रिएक्शन हो जाएगा। एक का नाक फूटेगा, एक का सर फूटेगा, कोई नया ही चेहरा निकल के बाहर आ जाएगा, दोनों का चेहरा बदल जाएगा। तो उसी को रिएक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए दो एटम पड़े हुए हैं, उसको हमने एक साथ मिला के हीट दे दिया, मतलब कि आग में, भट्टी में पका दिया, तो कुछ नया ही प्रोडक्ट बन गया है, कुछ नया चीज़ बन गया, कुछ नया चीज़ उत्पत्ति हो गई, वो रिएक्शन हो गया। जैसे दूध, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूध में चाय पत्ती मिला के आग में नीचे रख दिया तो चाय बन गई ना चाय। तो एक नया प्रोडक्ट सामने आ गया ना। चाय एक खुद में एक प्रोडक्ट है, पेयजल है, दूध को भी अकेला पी सकते थे, चाय पत्ती को भी खाने वाले बकरी वकरी खाती ही हैं, तो खाना है, सबको अलग अलग खाया जाता है। भले आप चाय पत्ती नहीं खा सकते, लेकिन बकरियां तो खा सकती हैं, बकरी खाती हैं, चाय पत्ती ले जाते हैं कई लोग खाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मिल के एक नया चाय बन जाता है। तो इसी को कहते हैं, एक तो हीट तरीका है। दूसरा तरीका इलेक्ट्रिसिटी। वही चाय को अगर आप इंडक्शन में बना देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी बन सकता है। हीट का एक माध्यम है, एक इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम है। तीसरा है आपका माध्यम सबसे सनलाइट।
सनलाइट के माध्यम से कुछ रिएक्शन होते हैं। ये बहुत आपने बायो में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में। जैसे पत्तियाँ अपना खाना कैसे बनाती हैं, वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लेती है हम लोग से, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है हम लोग से, और वाटर का अंदर जो हम लोग पानी डालते हैं बचपन से, बीज डालते हैं, वो पानी उसके स्टेम में रहता है, उसके जड़ों में रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे मिलता है तो क्या निर्माण होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है। ग्लूकोज वो अपने खाने के लिए रखती है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है, तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देती है, जो कि हम लोग सूंघ के जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो सनलाइट के मदद से भी एक रिएक्शन हो सकता है। चौथा, किसी कैटलिस्ट के थ्रू। अब ये भैया कैटलिस्ट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटलिस्ट वो पदार्थ है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ना तो केमिकल रिएक्शन में, ना तो रिएक्टेंट की तरफ रहेगा, नहीं तो मतलब कहीं पे कोई वो मतलब नहीं है, और उसका प्रोडक्ट से भी कोई संबंध नहीं है, बस वो काम करने के लिए है, उकसाने के लिए। फर्ज करिए, इसका एक एग्जांपल, कैटलिस्ट वही है, एकदम सिंपल एग्जांपल है। दो लड़के एक लड़की की वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है। एक लड़की सीट में बैठी हुई है आगे, पीछे से दो बंदे बैक बेंचर है, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो लड़की मेरी, वो बोल रहा नहीं वो लड़की मेरी। आपस में एक दूसरे में लड़ाई हो गई, इसका मुंह तोड़ा उसका मुंह तोड़ा, दोनों में भिड़ंत हो गई, दोनों का चेहरा बदल गया, प्रोडक्ट बन गया। और उस लड़की को बेचारी को पता भी नहीं है कि उसके वजह से कोई दो लड़के पीछे लड़ रहा है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा, पूरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा। बस कैटलिस्ट वही काम करता है। कैटलिस्ट केवल भिड़ाने का काम करता है, केवल और केवल रिएक्शन करवाने का काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से। कैटलिस्ट वो चीज़ है जो केवल मदद करता है केमिकल रिएक्शन में होने के लिए। जैसे ये हीट मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी मदद करता है, सनलाइट मदद करता है, वैसे ही ये कैटलिस्ट भी मदद करता है केवल रिएक्शन होने के लिए। ना तो इसका कोई संबंध नहीं है कोई रिएक्शन से, बस इसका काम यही है कि वो उधर पे रह के कुछ गर्मी प्रदान कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, बस दोनों को लड़ा दिया है और एक नया प्रोडक्ट बन गया है। अब ये कैटलिस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तो होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो मतलब जो रेट को बढ़ा दे, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, यानी कि ऐसा कैटलिस्ट डालने पर जो तापमान बढ़ा दे, मतलब जो प्रोडक्ट बन के आया वो तापमान बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए तो वो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तापमान को घटा दे, जो प्रोडक्ट बना है वो तापमान एकदम ठंडा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वो हो गया निगेटिव कैटलिस्ट। अगर रेट को, रिएक्शन के रेट को घटा दे तो निगेटिव कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सारे तरीके होते हैं, 4 तरीके हैं जिसको आपको याद करना है कि केमिकल रिएक्शन इस वजह से होता है। अब देखते हैं रिएक्शन होने के बाद हो क्या क्या सकता है। रिएक्शन होने के बाद बाद का रिजल्ट, रिएक्शन होने के बाद का रिजल्ट क्या है। तो पहला रिजल्ट देखिए, पहला रिजल्ट ये हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस। गैस की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि इसका उदाहरण यही है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हमने बताया था कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, वो पेड़ एब्जॉर्ब करता है, वो CO2 लेता है, जड़ों से पानी उठाता है, उन दोनों से मिलता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज अपने खाने के लिए रखता है और बाहर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस। गैस की उत्पत्ति हो रही है, एक रिएक्शन हुआ अंदर, उससे क्या हुआ, एक गैस की उत्पत्ति हुई, तो वो क्या हो गया, एक तो या तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा उदाहरण, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि एक ठोस द्रव का निर्माण हो सकता है। जैसे कि इसका उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, पानी खौलता हुआ पानी उसमें डाल दिया, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड चूना आता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम यही आम भाषा में बोले तो मिस्त्री क्या लेके आते हैं, चूने का पैकेट लेके आते हैं, वाइट पाउडर लेके आते हैं ना आपके घर में, आपसे बोलते हैं हल्का गुनगुना पानी लेके आइए, उसमें डालते हैं और उसको मिलाते हैं,
मिलाते हैं तो एक नया चूने का निर्माण होता है, उससे पुताई होती है। लेकिन क्या पूरा दिन भर में, एक दिन में पूरा पुताई तो होती नहीं है। कुछ पुताई मान लीजिए बच गई, आपका एक कमरा पुताई हो गया, अगले दिन क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, नीचे नीचे पूरा कैल्शियम उतर जाएगा, ऊपर ऊपर पूरी पानी हो जाएगी, एकदम गाढ़ा हो जाता है। अगर छोड़ के रख दिया जाए हवा के कांटेक्ट में तो क्या होगा, पूरा चूना नीचे आ जाएगा, ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट। उसी बुझे हुए चीज़ों को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक होता है CaO, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है चूना। ठीक है, एक चूना, एक बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये चूना है, ये पानी में मिला हुआ है, ये खाली चूना है जो कि नीचे बैठ गया, CaO। ठीक है, ये और ये। ठीक है, दो तरह का चूना होता है, एक तो चूना पाउडर होता है और एक चूना पानी में मिलने के बाद होता है। पानी के मिलने वाले का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस और खाली चूने का CaO होता है। ठीक है, उसी को पानी से मिलाया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। तीसरा हो सकता है आपका, तीसरा कारण आपका हो सकता है गैस की उत्पत्ति हो सकती है। एक तो हीट निकल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट हो सकता है। क्या, जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि एकदम हीट पे आते हैं, रिएक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है। देखिए, अब इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं। थर्मोमीटर आपने देखा है, थर्मोमीटर के अंदर होता है मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो जैसे ही तापमान में रहता है तो वो क्या होता है, फैलने लगता है। ठीक है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। जैसे ही वो तापमान के कंडीशन में आएगा तो वो फैलने लगेगा। वो क्या होगा, फैलने लगेगा, और फैलने लगेगा तभी वो तापमान बताता है। 102 पे चला जाएगा, 103 पे चला जाएगा तो वो देख के छठे के देख सकते हैं कि हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 101 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है, या 97 डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो ये चीज़ फैलना या घटना टेम्परेचर से फ़र्क पड़ सकता है। चौथा हो सकता है चेंज इन कलर। कलर चेंज हो जाता है भैया, कभी कभार कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन में। देखिए, इसका भी उदाहरण है। कुछ ऐसे कपड़े आपने देखे होंगे जो आप पहनते हैं, कपड़े, ठीक है, सिल्क के कपड़े होते हैं, आप पहनते हैं, धूप में निकलते हैं या पानी में आप धो देते हैं तो इसका कलर घट जाता है या बढ़ जाता है, कुछ कुछ कभी चेंज भी हो जाता है कलर, और बिना किसी कलर मिलाए ऐसा हो जाता है। धूप में निकलेंगे, कोई आप चटकीला ऑरेंज कलर या लाल कलर लेके आएंगे, जब आप धूप में जाएंगे पानी में पसीने में भीगेगा, वो रिएक्शन होगा और घर आके देखेंगे वो लाल का लाल नहीं रहेगा, उसमें धब्बे धब्बे पड़े रहेंगे, थोड़े थोड़े लाल के धब्बे होंगे, बाकी सब ऑरेंज हो जाएगा या मैरून हो जाएगा। तो चेंज इन कलर हो जाता है रिएक्शन की वजह से। तो ये चार चीज़ें ये होती हैं जो रिजल्ट के बाद होती हैं, और ये चार चीज़ें जिससे ये हो सकता है रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रकार। अब इन्हीं पे आधारित प्रकार होते हैं। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। पहला, कंपोजिशन। कंपोजिशन रिएक्शन वो होते हैं जब दो धातु आपस में मिलते हैं और एक धातु का निर्माण करते हैं, उसको कंपोजिशन कहते हैं। अब वो धातु कुछ भी हो सकता है, या तो दो एलिमेंट को मिक्स कर दिए, E+E मिला दिया तो एक C बन गया, या फिर एक E एक C मिला दिया तो एक C बन गया, या फिर दो C मिला दिया तो एक C बन गया। तो यह कंपाउंड है, C मतलब कंपाउंड है। ठीक है, तो या तो दो एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बने तो उसको कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है तो उसको कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है उसको भी कंपोजिशन कहेंगे। दूसरा होता है प्रकार डीकम्पोजिशन, इसी का उल्टा होता है। इसका क्या होता है, एक कंपाउंड है वो दो एलिमेंट बना रहा है, या एक कंपाउंड है तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड बना रहा है, या एक कंपाउंड है वो दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है,
एक कंपाउंड होगा इस साइड, मतलब हमारे उल्टे हाथ के तरफ एक कंपाउंड होगा और बनने वाला दो होगा, तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ आती हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही में आता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसी के अंदर आता है आपका बहुत सारा फोटोकेमिकल रिएक्शन आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन आता है। थर्मल डीकम्पोजिशन वो कंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट के मदद से होता है, ठीक है। हीट के मदद से जो रिएक्शन हो रहा है वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो आपसे सवाल कैसे बनेंगे, सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, सवाल आपको बनेंगे कि ये एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा ये किस प्रकार का है, कौन से प्रकार का है, ठीक है, कौन से प्रकार का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि कंपोजिशन रिएक्शन है, ये सारे सवाल बनते हैं। क्योंकि हम जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे के आए थे, जब हम लोग बीपीएसआई के एग्ज़ाम देने गए थे, उसमें बीपीईएसआई का एग्ज़ाम जब देने गए थे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, मैंने पेपर देखा था, उसमें क्या सिंपल क्वेश्चन था, इतना भयंकर नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर आपका नाम पूछेगा, आपको देखिए पढ़ना क्या है, एक नाम पूछ सकता है। जैसे आपका पूछेगा फिटकरी का नाम बताइए, इसमें से छाटिए, 4 ऑप्शन दे देगा फिटकरी का नाम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और एक एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा ये रिएक्शन बताइए किस प्रकार का है, उसमें 4 चीज ऑप्शन दे देगा, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन, उसमें ऑप्शन में टिक लगाना होगा देख के, ठीक है। और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बताएंगे, तो उसमें एलिमेंट के बीच में, धातु के बीच में ये पूछेगा किसका कौन ज़्यादा तीव्रता से रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। हमको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा प्रकार क्या है। डीकम्पोजिशन का मतलब वो होता है जो एक कंपाउंड से 2 चीज़ बने, मतलब एक हो, कोई एक धातु, कोई एक धातु क्या 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 कह सकते हैं कि एक कोई मिश्रण हो, उस मिश्रण को अगर हीट दें, हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल दे सकते हैं या सनलाइट दे सकते हैं, 3 चीज़ हो सकता है, ठीक है। 3 चीज़ का ऑप्शन है इसमें। हीट दे सकते हैं, हीट का साइन होता है डेल्टा, इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर सकते हैं। तीसरा होता है सनलाइट, सनलाइट की मदद से अगर रिएक्शन होगा तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे फोटो केमिकल रिएक्शन, मतलब इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिकल का डीकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे फोटो केमिकल, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, अगर फोटो केमिकल है यानी कि सनलाइट के मदद से है तो फोटो केमिकल है, और अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से है, और हीट है तो थर्मल डीकम्पोजिशन है, ठीक है। ये 2 प्रकार हो गए। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको बस इतना क्वेश्चन पूछेगा एंडोथर्मिक में क्या होता है, ऑप्शन देगा एंडोथर्मिक में क्या होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बस इससे रिलेटेड केवल एक छोटा सा एक सवाल पूछता है, एंडोथर्मिक में हीट की सहायता से होता है रिएक्शन कि हीट छोड़ता है ये रिएक्शन, या इनमें से दोनों में से होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन बन के आएंगे, आपको ये याद रखना, एंडो लेना यानी कि जिसमें हीट की मदद से हो, हीट की सहायता से रिएक्शन होता है, हीट की सहायता से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हीट अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, एक्सो मतलब निकलना, एक्सो बाहर निकल जाओ, एग्जिट होता है ना, तो ऐसे एक्सो, एग्जिट से याद रखिएगा हीट निकलता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब बताइए एटम बॉम्ब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या उसमें हीट की मदद होती है? नहीं, हीट रिलीज होता है। एटम बॉम्ब जब फूटता है तो एक बहुत हैवी मात्रा में हीट रिलीज होता है, बाहर छूट जाता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट की सहायता लगती है, मतलब उसको तोड़ने के लिए, मतलब कि उसको तोड़ने या जोड़ने के लिए जो हीट का मदद चाहिए होता है वो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। ये दोनों में आपका पूछेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब एसिड का रिएक्शन बेस से होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है।
मतलब कि अगर एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं, एसिड कोई भी एक एसिड ले लीजिए, कोई भी एक बेस ले लीजिए, इन दोनों को अगर रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट का निर्माण होगा, नमक की उत्पत्ति होगी। नमक, हाँ वही खाने वाला नमक की उत्पत्ति होगी और साथ में पानी निकलेगा, तो इसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा एक होता है रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जो रोटेट बार बार होते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन साइकिल में N2+H2 गिव्स क्या देते हैं, NH3 बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण होता है और ये बार बार होता रहता है नाइट्रोजन साइकिल में। खाद पद्धति में ये खाद बनता रहता है और नष्ट होता रहता है, इसीलिए उपजाऊ ज़मीन उपजाऊ रहती है और काफ़ी समय तक उपजाऊ रहती है। एक टाइम बंजर भी हो सकता है, वो किसी कारणवश वो बंजर हो सकता है, लेकिन ये होता रहता है। अगर वहाँ पे खेती होती रहेगी, उपजाऊ होती रहेगी, तो ज़मीन उपजाऊ ही रहेगी कई सालों तक, कई वर्षों तक उपजाऊ रहेगी बिना किसी, अगर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई वातावरण में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो उपजाऊ की उपजाऊ ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, बार बार होता है। जैसे पॉलीथीन का निर्माण बार बार होता रहता है, तो आप पॉलीथीन को नष्ट नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, वो बार बार होती रहेगी, नष्ट नहीं होने वाली वो, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, N2 और H2 NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, ये वाला एक टॉपिक है, पूछा जाता है लेकिन नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन वो जो रिवर्स होती रहे, और इरिवर्सिबल जो बाकी रिएक्शन है जो रिवर्स ना हो पाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आप जल्दी जल्दी और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सबसे पहले 4 कारण कौन कौन से हैं जिससे होते हैं रिएक्शन होते हैं। एक तो हीट की मदद से हो सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो सकते हैं, तीसरा सनलाइट की मदद से हो सकते हैं, चौथा कैटलिस्ट की मदद से। कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, केवल और केवल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि भाग नहीं लेते हैं रिएक्शन में, केवल और केवल सहायता करने के लिए होते हैं। वो केवल और केवल रिएक्शन करवाने में सहायता करते हैं वो। इसके बाद क्या क्या 4 कारण हो सकते हैं, होने के बाद रिएक्शन होने के बाद 4 संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो पहला तो फॉर्मेशन ऑफ गैस की उत्पत्ति हो सकती है, प्रेसिपिटेट की उत्पत्ति हो सकती है, यानी कि एक ठोस द्रव की उत्पत्ति होने का एक वो हो सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कलर चेंज हो सकता है या तो टेम्परेचर में बदलाव हो सकते हैं। ये 4 चीज़ होती हैं। और कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप हमने 5 आपको 7 टाइप बताए हैं टोटल। पहला टाइप हमने बताया आपको कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन मतलब 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, एक कंपाउंड मिलकर 2 एलिमेंट बनाते हैं, तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हीट की सहायता से रिएक्शन हो, तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अगर हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है सनलाइट की मदद से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। तीसरा होता है आपका इसके बाद डीकम्पोजिशन के रिएक्शन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट की सहायता लेनी पड़ती है, हीट की सहायता लेके रिएक्शन होता है, तो वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है, इसलिए एंडोथर्मिक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो आपसे इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन आते हैं। रिवर्सिबल वो जो बार बार होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे पूछेगा पॉलीथीन का निर्माण एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है, अमोनिया का निर्माण क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ है। ठीक है, और एक होता है इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल नहीं हो सकता, एक बार बन गया तो बन गया। आपको ये आशा करते हैं ये यहाँ तक का समझ में आएगा। अगला वीडियो आपको एलिमेंट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि मैं एक ही बार में आपको एलिमेंट की तरफ ले जाऊं और आपको अगर मैं ये करके दिखाता MgO ये फलाना वुकाना, तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको धीरे धीरे सीखना होगा, आइटम धीरे धीरे जानिए, एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी रिएक्शन करना सिखा दूंगा और कैसे कैसे मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आप उसको सॉल्व कर देंगे, दिमाग में कैसे स्टोर कर लें हर चीज़ को। धन्यवाद।